यूपी में मणिपुर में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में वर्चुअल माध्यम से रैली को करेंगे संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की थाउवल में जनसभा आज। अन्य दल भी प्रचार में जुटे। दूसरे चरण के लिए 5 मार्च को होगी वोटिंग। यूपी में छठे चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। 7वें और अंतिम चरण के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराजगंज और कुशीनगर में करेंगे जनसभा। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का बलिया और संत कबीर नगर में जनसभाओं को संबोधित करने का है कार्यक्रम। अन्य दल भी प्रचार में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार का ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के संघर्ष क्षेत्र से 600 से अधिक भारतीय नागरिकों ने स्वदेश के लिए भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर की 3 उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता। यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रमों पर भारत ने जताई चिंता। यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस थिरुमूर्ति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर हिंसा और सभी शत्रुताओं को समाप्त करने का किया आह्वान। वहीं कनाडा ने रूस के कच्चे तेल के आयात पर लगाया प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने की रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। आईओसी ने खेल महासंघों और खेल आयोजकों से कहा प्रतियोगिताओं में रूसी और बेलारूसी एथलीटों को न करें आमंत्रित। वहीं फीफा और यूएफा ने रूस की सभी राष्ट्रीय टीम और सभी क्लबों को निलंबित करने का लिया फैसला। और देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से माहौल हुआ भक्तिमय। नमस्कार, न्यूज एट 10 में आपका स्वागत है और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राज्य में दूसरे चरण के लिए 5 मार्च को मतदान होगा। सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में वर्चुअल माध्यम से रैली को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर में थाउवल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर में जनसभाओं में शामिल होंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान में 10 जिलों गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। राज्य में 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ल से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब छठे चरण में पहुंच चुका है और हम मौजूद हैं गोरखपुर में, जहां पर छठे चरण में चुनाव होना। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप जी, किस तरह से देख रहे हैं अब चुनाव जो आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम लोग पहले कहते, हमारे नेताओं ने जो एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 300 के पार पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और नित नए आरोप हम देख रहे हैं कि बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और वो चुनौती भी पेश कर रहे हैं।
नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनौती इनको पेश करना ही चाहिए, लेकिन ये भी तो सही है कि जनता के बीच जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता को रुलाया था, अब की बार जनता भी उनको उसी तरह से रुलाने जा रही है। दो ऐसे मुद्दे जो आप बीजेपी की तरफ से आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। लैंड ऑर्डर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंड ऑर्डर अखिलेश जी के समय में था कि जबकि कैराना में व्यापारी घर छोड़ करके भाग जाते थे, लड़कियों की इज्जत तक सुरक्षित नहीं रहती थी। अब तो लड़कियां खुद कह रही हैं कि यही सरकार हमारे लिए सबसे अच्छा है, कम से कम हम रात में अपने घर से बाहर निकल तो सकती हैं। और थानों तक को इन लोगों ने बेचने का काम किया था। छठे चरण में एक तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी की चुनौती तगड़ी है। छठा चरण में केवल और केवल लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, एनडीए के गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के इस गठबंधन को देने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर फैक्टर को आप एक तरह से कोई बहुत अहम नहीं मान। अब की बार ओम प्रकाश राजभर स्वयं चुनाव जहूराबाद से हारेंगे और 10 तारीख को परिणाम आपके सामने आ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहा है। तो लड़ने से तो किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन गाली गलौज करने वाले ये सभी के सभी लोग जो राजनीति में गाली गलौज की भाषा करते हैं, जनता अब की बहुत नम्रता के साथ इनको सिखाएगी कि यह सब छोड़ो, जनता का काम करना सीखो। युवाओं के जो मुद्दे हैं वो भी खूब उठ रहे हैं चुनाव में। नहीं, युवाओं के मुद्दों को तो इस सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है उत्तर प्रदेश में भाई। और युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात केवल युवाओं के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ करके युवा कर रहे हैं, उनका अपना स्टार्टअप हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस बार, और सामने सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या कोई लड़ाई मानते हैं, चूंकि ये एक बहुत मजबूत इलाका रहा है, 5-5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ से? मैं कोई लड़ाई नहीं मानता हूं। मैं ये मान करके चलता हूं कि एक तरफा योगी आदित्यनाथ चुनाव यहाँ से जीत करके जाएंगे। उन्होंने विकास का काम भी किया है, गोरखपुर को बदलने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुप्रताप शुक्ला ने हमसे बातचीत की और कहा कि गोरखपुर शहर में कोई लड़ाई नहीं मानते और भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव जीतेंगे। और तमाम उन मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्र के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखपुर। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र गोरखपुर में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार।
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान का जो प्रचार है वो आज शाम को थम जाएगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, अगर हम छठे चरण की बात करते हैं तो गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, ये पूरा इलाका 57 विधानसभा सीटें यहां पर हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये सभी राजनीतिक दलों के लिए छठा चरण? जी देखिए चंद्रशेखर, हर चरण महत्वपूर्ण होता है राजनीतिक दलों के लिए, और छठा चरण है थोड़ा सा अलग है। एक तरह से देखें राजनीतिक दलों की चुनौतियां हैं वो अलग अलग किस्म की है। बीजेपी ये कह रही है कि ये इलाका खास तौर पर देखें, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से खुद 5 बार सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले हम जानते हैं कि यही गोरखपुर शहर की लोकसभा सीट से वो सांसद चुनकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, और जिन मुद्दों पर वो लगातार बात करते रहे, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी हो या फिर उद्योग धंधे लगाने की बात हो, वो गोरखपुर उसके आसपास दिखता है। फर्टिलाइजर कारखाना मोदी सरकार ने चालू किया है। यहाँ जो चीनी मिलें जो बंद रहती थी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता था, 2 चीनी मिलें पिपराइच की हो या फिर बगल में गोरखपुर के चीनी मिल है, उसको दोबारा चालू किया गया है। यहाँ के जो घरेलू एक तरह से कहें जो स्थानीय उद्योग धंधे थे उन पर ध्यान दिया गया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप अगर देखें 2017 में जो चुनावी नतीजे आए थे, उस लिहाज से बीजेपी की चुनौती है उस संख्या को दोबारा हासिल करने की, क्योंकि 44 सीटें हासिल हुई थी बीजेपी को इस चरण में। जो अलग अलग जिलों में, जो महाराजगंज हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो या आसपास शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर, और हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। दरअसल इस वक्त हम दर्शकों को लेकर जा रहे हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम में, जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। कहीं एक बार पलटकर जरूर देखता है कि अब तक किस रास्ते को शेर ने इख्तियार किया, और उस जर्नी में, उस आपाधापी में क्या सीखा, क्या जाना, क्या स्वीकार किया, और आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इसकी गति को भी निर्धारित ये माना जाता है कि समीक्षा के आधार पर किया जाता है। आज आप सबको ये कहते हुए मैं अति प्रसन्न अपने आप को पाती हूँ कि एक तरफ भारत के भविष्य की कल्पना को साकार करते हमारे बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और दूसरी ओर प्रदर्शनी में वो भारत का नेतृत्व है जिसने बलिदान दिया ताकि आज हम आजाद हिंदुस्तान में सर उठाकर जी सके, फक्र से आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। मैं एनसीपीसीआर को अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव में वो अमृतकाल जिसमें विषपान इन बच्चों ने किया, इन योद्धाओं ने किया, इन स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उस विषपान को जो अमृत में बदला हिंदुस्तान के लिए, उसकी गाथा को आपने इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश की राजधानी में मात्र जनता को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि साथ ही अभिनंदन के पात्र हैं राज्य आयोग के वो सभी महानुभाव जो इस प्रदर्शनी को हर राज्य में लेकर जाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को यह हम बतला सकें कि उनके कल के लिए, उनके भविष्य के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया, कितने लोगों ने त्याग और तपस्या की। मैं पंकज जी से आज चर्चा में कह रही थी कि वैसे तो सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों के बारे में जब चर्चा होती है तो माना जाता है कि जिसने वर्दी पहनी है निश्चित रूप से वो जाबाज होगा, कठोर होगा, लेकिन सहारा की इस पूरी योजना के माध्यम से शायद पहली बार राष्ट्र के सम्मुख मानवीय नहीं बल्कि बीएसएफ के ममत्व के एक संस्कार का परिचय राष्ट्र को हुआ। 294 बच्चों ने इस विशेष व्यवस्था का लाभ उठाया, और लाभ उठाना ये शब्द जो कहती हूँ बड़ी पीड़ा के साथ कहती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी किसी भी परिस्थिति का निर्माण हो
जहां एक व्यक्ति वर्दी में देश के लिए प्राण न्यौछावर करे और त्याग उसका परिवार करे, ऐसे में सीमा सुरक्षा बल और एनसीपीसीआर के समन्वय के माध्यम से इन बच्चों का संरक्षण करने के लिए, सीमा सुरक्षा बल की इस ममत्व की भावना के लिए मैं एनसीपीसीआर और सीमा सुरक्षा बल का विशेष आभार व्यक्त करती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। प्रियंक जी, सीमा सुरक्षा बल ने जिस संस्कार का परिचय दिया है, निश्चित रूप से ये संस्कार पैरामिलिट्री फोर्सेस परिवार के लिए भी एक नई परिभाषा गढ़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सेवा, ये सहारा मात्र आप सीमा सुरक्षा बल तक सीमित ना रखें, इसे हर पैरामिलिट्री फोर्स के परिवार को उपलब्ध कराएं। मैं आशान्वित हूं कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। प्रियंक जी की एक विशेषता है, एक तरफ वो एनसीपीसीआर का मोटो एनसीपीसीआर परिवार की ओर से तय करके मंत्रालय में भेजते हैं और कहते हैं मैडम का सिग्नेचर चाहिए। दूसरी ओर ये तय करते हैं कि आज मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि चांदनी चौक में मंत्री जी को हम बच्चों के कटघरे में ना खड़ा करें। तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आज कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे इस खुले मंच पर देना पड़ेगा। मैं प्रियंक जी और किसी चीज के लिए जानी जाऊं या ना जानी जाऊं, लेकिन सवालों से कभी आज तक नहीं भागी हूं। इसलिए आपके पास जो भी, और विशेष बच्चों के पास मेरे लिए जो भी सवाल हैं, मैं उन सवालों का स्वागत करूंगी, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जनता कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर जिन लोगों के पास जिम्मेदारी दी गई है, उन लोगों से सीधा संवाद रखे, और संवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे उपयोगी तंत्र हमारे पास है। इसलिए भारत का भविष्य भारत के वर्तमान के एक प्रतिनिधि से क्या पूछना चाहता है, मैं उन सवालों का स्वागत करूंगी। ये परिचर्चा और संवाद की एक अनोखी श्रृंखला है जो मात्र एनसीपीसीआर में ही संभव है कि नेता या मंत्री अगर आए तो भाषण ना दे, संवाद करके जाए। इसलिए संवाद की इस श्रृंखला को मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगी। तो एनसीपीसीआर के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संबोधन आप सुन रहे थे, और इससे पहले हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे, आज अगर छठे दौर की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आज प्रचार शाम को समाप्त हो जाएगा। शैलेंद्र, अभी कुछ ही देर पहले हम बुलेटिन में आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे, आपने एक इंटरव्यू लिया था और शुक्ला जी बोल रहे थे कि जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा, वो काफ़ी प्रभावी है। क्या ये सिर्फ शुक्ला जी बोल रहे थे या लोगों के दिमाग में भी ये प्रभावित कर रहा है? आप तो काफ़ी लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या हकीकत है? चंद्रशेखर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम चरणवार देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब मध्य उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में चुनाव हुआ, और अब जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तब दरअसल कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो हर चरण में बहुत जोर शोर से राजनीतिक दलों ने अपने तौर पर, अपने लिहाज से उठाया है, और जनता भी उस पर मुखर होकर अपनी बात कह रही है। और आप चाहे गोरखपुर हो आए या फिर आप चले जाएं काशी अंचल के आसपास के जिलों में, गाजीपुर, मऊ, बलिया, और या फिर आसपास कुशीनगर, पडरौना, देवरिया, हर जगह इस बात की चर्चा होती है। और कमोबेश हर कोई ये मानता है कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर योगी सरकार ने एक बेहतर काम किया है, और योगी सरकार उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से हम देख रहे हैं, बीजेपी उठा भी रही है। और यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभाएं हो, गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभाएं हो, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की चुनावी जनसभाएं हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हो, इस बात को बहुत जोर शोर से बताया जा रहा है कि देखिए, पहले दरअसल गुंडों को एक छूट मिला करती थी पूर्ववर्ती सरकारों में, जबकि अब आम जनता आराम से अपना कारोबार करती है। आम जनता इस बात को लेकर खुश है कि गुंडों पर लगाम लगी है। तो ये एक हम मुद्दा देख रहे हैं कि बहुत जोर शोर से इन चुनावों में न केवल राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जा रहा है, बल्कि जनता भी उस पर राय रख रही है। और जनता भी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार 2-3 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसमें
सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये हर कोई मानता है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन सभी जानकारियों के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान, इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-80-80 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार का ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के संघर्ष क्षेत्र से 600 से अधिक भारतीय नागरिकों ने स्वदेश के लिए उड़ान भरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन से सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का प्रयास जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी होने तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। आज सुबह 5 बजे करीब ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए 9वीं फ्लाइट ने उड़ान भरी। विमान में 218 भारतीय सवार हैं। ऑपरेशन गंगा की 8वीं उड़ान आज 216 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। उधर 182 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा की 7वीं उड़ान बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में जो थे, भारतीय विद्यार्थी थे, उनको वापस लेने का काम या लाने का काम केंद्र सरकार ने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा आज हो रहा है। आज उसी तरह यूक्रेन से एक प्लेन 182 विद्यार्थी लेकर आज मुंबई में छत्रपति विमानतल के ऊपर पहुंचे हैं। मैं उनका सभी का स्वागत कर चुका हूं। मैं प्लेन में जाकर सभी का स्वागत कर चुका हूं। विद्यार्थी थोड़े डरे हुए हैं, मगर हमने तसल्ली दी कि अभी आप सुरक्षित इंडिया पहुंचे हैं। सबका मैं स्वागत किया हूं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। That the visa process was easy. They let us in very easily. The embassy people helped us really much over there, and we were given supplies. We were given food over there. There were tents for us, so we could stay the night. And then buses were arranged to the airport, nearest airport. So we were comparatively very safe when we came to Romania. I am very happy, and I am very much thankful to the government of India that they have taken us to our home. And I would also like to request our government that there are lots of remaining students still there, so please take them too out. वहाँ के हमारे इंडियन एम्बेसी की बात करें तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिले वो वाकई में बहुत अच्छा लगा। हम लोग जैसे ही इन किए, हमारा इमिग्रेशन हुआ जैसे ही, तो वहाँ के एम्बेसीज, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के लोकल सब ने हमें खाना पानी हर तरीके से प्रोवाइड किया। इवन उन्होंने जो भी इवन ब्लैंकेट, उन्होंने बोला कि कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। सिम कार्ड्स वगैरह हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड कराया।
रोमानियन बॉर्डर के आगे बहुत अच्छा सफ़र रहा। सब कुछ जो हमको चाहिए था वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करा गया और जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत थी वो हमें प्रोवाइड करी गई। मतलब रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमको सब चीज़ें मिली। स्नोफॉल हुई, हमको ब्लैंकेट दिए गए, खाने के लिए दिया गया और सब कुछ जो मतलब हमको ज़रूरी थी वो सब कुछ दी गई हमको। रोमानिया से जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे और एम्बेसी के एक ऑफिशियल भी थे। लाहा करके हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी ऑलरेडी। उनको हमने अपनी पासपोर्ट डिटेल सारा कुछ भेज रखा था। वहाँ पर एम्बेसी के लोग एयरपोर्ट पर ही हैं, जो भी आ रहा है उसको हैंड टू हैंड रिसीव कर रहे हैं और हैंड टू हैंड फ्लाइट में जैसे ही लोग फ्लाइट के लिए अरेंज हो रहे हैं, मान लीजिए 200 लोग हो गए, 200 लोगों की फ्लाइट हैंड टू हैंड आ रही है और उनको लेके वापस आ रहे हैं वो लोग। तो वो पहले इकट्ठा कर रहे हैं एयरपोर्ट पर लोगों को, उसके बाद निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़ सर, रोमानिया के किसी भी बॉर्डर से हम एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। किसी जानदार गमले में तेजाब डालोगे तो क्या होगा? जिन सरकारों ने यूपी में गुंडा राज, परिवारवाद को पोसा, समाज में भेदभाव को पोसा, उन सब ने ही तो तेजाब बनकर यूपी की जड़ों को बर्बाद कर दिया। ये तो भाजपा की सरकार है जिसने इस जमीन में सबके साथ सबका विकास सींचा है, तभी तो बना है ये नया यूपी, जहाँ सरकार की सोच ईमानदार है, इसलिए हर काम असरदार है। किसने हमें तोड़ा और किसने जोड़ा, हिसाब लगा लो। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान, इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस की सीमा पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम वार्ता संपन्न हो गई। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक की खबर के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने शांति वार्ता में क्रीमिया और डोनबास सहित सभी क्षेत्रों से रूसी सैनिकों की वापसी की मांग की है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि दूसरे दौर की वार्ता से पहले परामर्श के लिए अपनी राजधानी लौट रहे हैं। स्पुतनिक ने रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेदिस्की के हवाले से बताया कि वार्ता का अगला दौर पोलैंड बेलारूस की सीमा पर होगा। इससे पहले रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बेलारूस के सीमावर्ती शहर गोमेल में बातचीत शुरू हुई। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के शहरों और कस्बों में भारी गोलाबारी चलती रही। वार्ता समाप्त होने के समय खबर आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ में अपने देश को शामिल किए जाने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रमों पर भारत ने चिंता जताई है। यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर हिंसा और सभी शत्रुताओं को समाप्त करने का आह्वान किया। टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में उत्पन्न मानवीय संकट को तत्काल प्रभाव के साथ हल करने की बात कही। उन्होंने नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद के हल पर उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता बातचीत और कूटनीति के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच हुई बातचीत का भी स्वागत किया। India remains deeply concerned at the unfolding developments in Ukraine. Our considered call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities is an urgent imperative. We remain deeply concerned for the safety and security of thousands of Indian citizens, including students, stranded in Ukraine. We reiterate our conviction that differences can only be bridged through sustained dialogue and diplomacy. We stand ready to help those from our neighbors and developing countries who are also stranded in Ukraine and may seek assistance to return to the path of diplomacy and dialogue as the only way ahead. यूक्रेन पर लगातार 6 दिनों से रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी बमबारी के बाद रूसी विमानों के लिए नो फ्लाई जोन पर विचार करने का आग्रह किया था। एक वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से पिछले 5 दिनों में 56 रॉकेट हमले किए और 113 क्रूज मिसाइलें दागीं।
जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया जाना चाहिए। यूक्रेन में जारी रूसी आक्रमण को देखते हुए कनाडा ने यूक्रेन को टैंक रोधी हथियारों और उन्नत गोला बारूद आपूर्ति करने की बात कही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम यूक्रेन को रूस के खिलाफ हवाई सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के समर्थन में नाटो के अन्य प्रयासों में कनाडा हिस्सा लेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की। प्रतिबंधों की घोषणा के बाद कनाडा रूस से कच्चे तेल के सभी आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला G7 में पहला देश बन जाएगा। कनाडा ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया है। प्रतिबंधों में अंतर्राष्ट्रीय बैंक भुगतानों के लिए स्विफ्ट प्रणाली से रूस को हटाने की बात है। इससे पहले कनाडा ने यूक्रेन को सहायता के रूप में हथियारों की आपूर्ति भी की है। रूस के विदेशों में जमा करेंसी को प्रतिबंधित करने में भी कनाडा की अग्रिम भूमिका रही है। महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। श्रद्धालु प्रयागराज में भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और लोग आज तड़के से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और आइए आपको इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां इस समय आरोग्य वन का उद्घाटन समारोह चल रहा है। नमस्कार। ये आप राष्ट्रपति भवन परिसर में नवनिर्मित आरोग्य वनम के उद्घाटन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का समारोह स्थल पर आगमन हो चुका है, जिनका विधिवत स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज इस विशेष समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आरोग्य वनम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कुछ ही समय के उपरांत इस अवसर को विशेष रूप से समर्पित पट्टिका का अनावरण किया जाएगा। 6.6 एकड़ में फैला यह आरोग्य वनम भारत की प्राकृतिक संपदा धरोहर के संरक्षण का एक अनुभव प्रयास है, विधिवत जिसका उद्घाटन किया जा चुका है माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित, साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लगभग 10 महीने में बनकर तैयार हुआ है ये आरोग्य वनम और एक बहुत ही पवित्र परिकल्पना है। भारत की आयुर्वेदिक वनस्पतियों की महत्ता तथा मानवीय अंगों पर उसके प्रभाव को जनमानस में प्रचारित करने का उद्देश्य है आरोग्य वनम की स्थापना का मंतव्य। इसकी स्थापना का ध्येय जागरूकता फैलाना भी है, ताकि राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करने हेतु आने वाले अतिथिगण यहां लगाए गए विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधों के गुणों से अपने आप को उसके बारे में जानकारी ले सकें, उनके सुगंध से और उनके महत्व से अवगत हो सकें। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कक्ष में आगमन, जहां पर एक फिल्म विशेष तौर पर जो आरोग्य वनम को समर्पित है उसका प्रसारण किया जाएगा। आरोग्य वनम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जिसमें समाहित करने का प्रयास हुआ है।
व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। आरोग्य ही भाग्य है और स्वास्थ्य ही साधन, यानी स्वास्थ्य ही सब कुछ है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति में कई वनस्पति ऐसे हैं जिनके अंदर औषधीय गुण हैं। रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन आयुर्वेद में वर्णित कई वनस्पतियों को सहेजे हुए है। यहाँ 6.6 एकड़ में एक आरोग्य वन विकसित किया गया है। इसमें कुल 215 ऐसे फूल पौधों को जगह दी गई जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के मुताबिक रोग नाशक गुण रखते हैं। इनमें कई दुर्लभ वनस्पति हैं तो कई ऐसे भी हैं जिनका हम सामान्य तौर पर घरों में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अरंड, बेल, गिलोय, नीम, सहजन, तुलसी, बबूल, जामुन, हरशंगार, अर्जुन, लेमन ग्रास, कालमेघ, अश्वगंधा, एलोवेरा, पीपल, पाकड़ सहित अनेक प्रकार की वनस्पति आगंतुकों को देखने के लिए मिलेंगी। इस वन की संरचना योग मुद्रा में बैठे मानव के आकार में की गई है। साथ ही यहाँ है आधुनिक तकनीक का सौंदर्य भी। ये यहाँ आने वालों को मुग्ध कर देगा। सुसज्जित फव्वारा, योग मंच, अविरल धाराओं से सम्मोहित करता जल चैनल, आकर्षक कमल सरोवर और अकल्पनीय यादों को सहेजने के लिए एक व्यू पॉइंट। आगंतुकों की सुविधा के मुताबिक व्यवस्थित पैदल मार्ग जो लाल और सफेद बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। आकर्षक डिजाइन के साथ फूलों की क्यारियां जिन्हें मोर पंख की आकृति में ढाला गया है। शीतलता की अनुभूति कराते फव्वारे, यानी राष्ट्रपति भवन में बना ये आरोग्य वनम आगंतुकों को एक ओर जहां वनस्पति से परिचित कराएगा तो साथ ही साथ उनके मन मस्तिष्क को आनंद से सराबोर कर देगा। आरोग्य वनम की संकल्पना को साकार करने की जिम्मेदारी निभाई है प्रेसिडेंट्स गार्डन और CPWD ने। इस वन में मौजूद पौधों और वनस्पतियों को संकलित करने के लिए व्यापक तौर पर गुजरात के वन विभाग ने बढ़ चढ़कर शिरकत की है। राष्ट्रपति भवन के पूर्व में स्थित गेट नंबर 37 के पास बना आरोग्य वनम प्रकृति और मानव के अटूट रिश्ते पर आधारित एक अद्भुत पहल है। राष्ट्रपति एस्टेट में ऐसे वन की स्थापना करने का ख्याल माननीय राष्ट्रपति जी के दिल में सबसे पहले गुजरात यात्रा के दौरान आया था। उस वक्त माननीय राष्ट्रपति जी केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के दौरे पर थे। यात्रा के दौरान उन्होंने आरोग्य वन का भी भ्रमण किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वन की कल्पना उनके जहन में आई और वापस लौटने पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आने वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा औषधीय पार्क विकसित करने की इच्छा जताई। उसके बाद परिकल्पना को साकार करता ये आरोग्य वनम आज अपनी बहुआयामी उपयोगिता के साथ एक खूबसूरत और सुगंधित औषधीय उद्यान के रूप में राष्ट्रपति भवन एस्टेट की शोभा बढ़ा रहा है। ये और भी खूबसूरत हो उठता है जब रायसीना हिल पर सूरज अस्ताचल होने लगता है। तब यहाँ जल उठती हैं रंग बिरंगी लाइट्स, इनके बीच फव्वारों का संगीत, औषधियों की खुशबू एक ऐसा आभा मंडल तैयार करती हैं जो किसी के भी दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ दे। राष्ट्रपति भवन आने वाले आगंतुक अब 1 मार्च से आरोग्य वनम का भी भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण के लिए सुनिश्चित किए गए रूट में आरोग्य वनम सबसे पहले स्थित है। आरोग्य वनम राष्ट्रपति भवन परिसर का एक नवनिर्मित आकर्षण, जिसको समर्पित एक फिल्म कुछ ही क्षणों पहले प्रदर्शित की गई। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित विशेष कक्ष में, साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद,
देश की चिकित्सकीय धरोहर और मानव कल्याण के लिए उसके प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने का अनुपम प्रयास है ये आरोग्य वनम। गुजरात के केवड़िया में माननीय राष्ट्रपति महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे, उस समय ये विचार अंकुरित हुआ कि राष्ट्रपति भवन परिसर में भी इस तरह के आरोग्य वनम का निर्माण किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति भवन, जहां पर लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक आते हैं मुगल गार्डन का अवलोकन करने के लिए, जो इस समय आज की तारीख में भी आम जनता के लिए खुला हुआ है। उसके अलावा राष्ट्रपति भवन परिसर में जो ऐतिहासिक इमारत है, उसके अंदर विभिन्न हॉल्स हैं। आधुनिक भारत की विरासत अपने दामन में समेटे हुए राष्ट्रपति भवन संग्रहालय एक और ऐसी जगह है जहां पर बड़ी संख्या में आम जनता का आगमन होता है। और उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने जा रही है आरोग्य वनम के रूप में। कुछ ही समय पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण किया और अब माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस आरोग्य वनम का अवलोकन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रपति महोदय के सचिव श्री कपिल देव त्रिपाठी, सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, संयुक्त सचिव श्री अजय भादु उपस्थित हैं इस अवसर पर। आरोग्य वनम की परिकल्पना, उसको मूर्त रूप देने, उसके निर्माण में राष्ट्रपति भवन का जो उद्यान विभाग है, उसके अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरोग्य वनम की मुख्य संरचना योग मुद्रा में बैठे हुए मानव के आकार में की गई है। इसके साथ ही यहां पर फव्वारे, योग मंच, व्यू पॉइंट, झरने, कमल सरोवर और ग्रीन हाउस भी बनाया गया है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस आरोग्य वनम का अवलोकन कर रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित करने के उपरांत इस आरोग्य वन में अरंड, बेल, घृतकुमारी, गिलोय, नीम, सहजन, तुलसी, बबूल, जामुन, हरसिंगार, अर्जुन, लेमन ग्रास यानी नींबू घास, कालमेघ, अश्वगंधा, एलोवेरा, पीपल, पाकड़ और अन्य प्रकार के 200 से भी ज्यादा पौधों का रोपण किया गया है। ये सभी पौधे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभदायक और उपयोगी होने की दृष्टि से लगाए गए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है विधिवत रूप से। इस आरोग्य वनम में जो आकर्षण होंगे आम जनता के लिए, इस आरोग्य वन में योग साधना के लिए योग मंच का भी निर्माण किया गया है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व को भारत की अनोखी देन है योग का विद्या, योग की विद्या, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी सारी दुनिया में मनाया जाता है। और योग मंच का निर्माण सही अर्थों में आरोग्य वनम के अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करता है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए आरोग्य वनम का अलग अलग प्रकार के जो औषधीय पौधे यहां पर लगाए गए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए आरोग्य वनम के ठीक बीच में निर्मित आरोग्य मानव की आकृति में लाल और सफेद रंग का पत्थर का रास्ता यानी प्रस्तर पथ बनाया गया है और आरोग्य मानव के सिर और पैरों की ओर मोरपंखनुमा आकृति की 6 फुलवारियां बनाई गई हैं। उस उद्यान में हमने देखा मुख्य द्वार से प्रवेश करने के साथ ही जल की शीतलता की सुखानुभूति के लिए सामने और दाहिने ओर फव्वारे बनाए गए हैं। यहाँ झरनों का भी निर्माण किया गया है ताकि आगंतुकों का प्रकृति से सीधा तादात्म्य स्थापित हो सके। जो पृष्ठ भाग है आरोग्य वनम का, वहां पर
माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। औषधीय पौधे, आयुर्वेदिक संपदा, हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान इसकी उपयोगिता और उभर कर सामने आई है। आरोग्य वनम में 200 से ज्यादा इस तरीके के फूल पौधे लगाए गए हैं। योग मुद्रा में बैठे मानव के आकार की संरचना यहां का प्रमुख आकर्षण है। आरोग्य मानव के अंगों के लिए लाभप्रद पौधों को, मानव मात्र के लिए जो लाभप्रद पौधे हैं उन्हें आरोग्य मानव के अलग अलग अंगों में यहां समाहित किया गया है। और आरोग्य मानव के सिर और पैरों की ओर मोर के पंखनुमा 6 फुलवारियां बनाई गई हैं। यहाँ सुगंध उद्यान है, यानी अरोमा गार्डन है, जहां सुगंधित पौधे आपके मन मस्तिष्क को तरोताजा कर सकते हैं। सुरम्य मनोरम उद्यान, पर्यावरण संरक्षण जिसका एक प्रमुख उद्देश्य। खास बात यह है कि इस आरोग्य वनम के निर्माण के पहले यहां पर जो भी बड़े बड़े पेड़ विद्यमान थे, आरोग्य वनम के निर्माण के दौरान उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया और वे वैसे के वैसे यहां पर मौजूद हैं। उनके संरक्षण का खास ध्यान रखा गया है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं इस आरोग्य वनम का। पृष्ठ भाग में पहुंचते हुए अतिथिगण व्यू पॉइंट की ओर अग्रसर हैं, जहां से इस आरोग्य वनम का विहंगम दृश्य देखा जा सकेगा। और जो राष्ट्रपति भवन का भ्रमण का जो सर्किट है, उसमें शीघ्र ही आरोग्य वनम को शामिल किया जाएगा, ताकि जो भी आम जनता, पर्यटक मुगल गार्डन देखने आते हैं, राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर जो ऐतिहासिक इमारत है उसमें विभिन्न हॉल्स का अवलोकन करते हैं, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में जाते हैं, वे आरोग्य वनम में भी आकर के अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें और हमारी जो चिकित्सकीय धरोहर है उसका अवलोकन कर सकें। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद ने बहुत दिलचस्पी, व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी दिखाई है इस आरोग्य वनम के निर्माण में, इसके पुष्पित और पल्लवित होने में। और आज ये स्वप्न साकार हो चुका है, आरोग्य वनम राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। व्यू पॉइंट पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। व्यू पॉइंट जैसा नाम से ही जाहिर है, एक खास जगह है, थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित आरोग्य वनम में, जहां से पूरे आरोग्य वनम का विहंगम दृश्य अवलोकित किया जा सकता है। पृष्ठभूमि में योग मुद्रा में बैठे आरोग्य मानव की संरचना परिलक्षित हो रही है। राष्ट्रपति भवन परिसर के लिए एक बहुत ही खास अवसर। देश के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य ने औषधीय पौधों के महत्व को महसूस किया है। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद जैसी पारंपरिक औषधीय पद्धतियां प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करती रही हैं और कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों, उपचार और मालिश तथा निवारक उपचारों के लिए भी ऐसी पारंपरिक औषधियों का उपयोग किया जाता रहा है। और इन औषधीय पौधों के महत्व को समझते हुए ही आरोग्य वन का विकास हुआ है।
माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्यू पॉइंट पर अवलोकन के पश्चात मुख्यद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक यहां पर ग्रीन हाउस भी बनाया गया है आरोग्य वनम में, जहां पर भांति भांति के पौधे लगाए गए हैं, जिन्हें अपने पुष्पित और पल्लवित होने के लिए विशेष प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से आरोग्य वनम में जो औषधीय पौधे लगाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और पूरी उत्कंठा के साथ विशिष्ट अतिथिगण ये जानकारी हासिल करते हुए राष्ट्रपति भवन का जो संपदा विभाग है, उद्यान विभाग, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस आरोग्य वनम के मूर्त रूप लेने में, साथ ही जो संरचनात्मक विकास है, जो डिजाइन है, उसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD की भी अहम भूमिका रही है। हमारे देश की भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद और उसमें तमाम तरह की व्याधियों और रोगों से लड़ने की क्षमता है। पिछले लगभग 2 वर्षों में कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा जैसी पद्धतियों ने मानव कल्याण में प्रमुख भूमिका निभाई है। और यहां आज राष्ट्रपति भवन परिसर में आरोग्य वनम का जब विधिवत उद्घाटन हुआ है, उसमें 200 से भी ज़्यादा इस प्रकार के चिकित्सकीय पौधे लगाए गए हैं, जो कि आम जनता को न केवल उन्हें जानकारी उपलब्ध कराएंगे, बल्कि उनको बेहतर तरीके से स्वस्थ होने की ओर भी प्रेरित करेंगे इन पौधों के इस्तेमाल की बदौलत। पृष्ठभाग में एक कमल सरोवर का भी निर्माण हुआ है इस आरोग्य वनम में। योग मुद्रा में बैठा आरोग्य मानव, जिसकी आकृति इस समय आपके स्क्रीन पर, आरोग्य वनम के विधिवत उद्घाटन के उपरांत उसके अवलोकन के पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समारोह स्थल से अब प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर के जो तमाम आकर्षण उपस्थित हैं, जनता के लिए उपलब्ध हैं, उनमें आज एक और नया आकर्षण जुड़ गया है, जिसे हम अब आरोग्य वनम के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक वनस्पतियों की महत्ता, मानवीय अंगों पर उसका प्रभाव, उसका सुप्रभाव जनमानस में प्रचारित करने का उद्देश्य, ये सभी पवित्र परिकल्पनाएं आज मूर्त रूप ले रही हैं राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित इस आरोग्य वनम में, जहां अश्वगंधा जैसे पौधे मौजूद हैं, जहां पर लेमन ग्रास मौजूद है, एलोवेरा को लगाया गया है, वाटर चैनल्स हैं जो कि आगंतुकों को शीतलता प्रदान करते हैं। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और राष्ट्र के प्रथम। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद रहे और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूरे इस जो आरोग्य वनम है इसका भ्रमण किया और वहाँ पर देखा कि किस तरह के औषधीय पौधे वहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।